डॉन लीक्स कोई लीक्स नहीं थी, पनामा की तरह की खुद साख्ता कहानी थी जिसका मकसद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की जानिब से मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए वजीर आजम पर दबाव डालना था। जिन लोगों ने डॉन लीक्स का इशू बनाया, उन्होंने सोचा कि जो भी किसी गैर आईनी काम में रुकावट बन रहा है, इसको इबरत का निशान बना दिया जाए। डॉन लीक्स के दौरान DGISPR की जानिब से रिजेक्टेड की ट्वीट भी की गई, जिसके बारे में मियां साहब ने कहा इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, क्योंकि ये सिर्फ इनकी नहीं बल्कि अवाम के मुंतखब वजीर आजम की तौहीन थी। ये कहना था मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खसूसी इंटरव्यू नशर किया है। ये इंटरव्यू उस वक्त का है जब 18 जुलाई 2018 को पनामा लीक्स के तहत एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और मरियम नवाज खुद को कानून के सामने सरेंडर करने के लिए वतन वापस आ रही थी। सहाफ़ी आसमा शराजी ने मरियम नवाज का इंटरव्यू वतन वापसी के दौरान हवाई जहाज में रिकॉर्ड किया था। तमाम बासर हलकों की जानिब से उस वक्त इस इंटरव्यू को नशर करने से रोक दिया गया था। इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा था कि मियां साहब, या मेरे दिमाग में इस पर कभी दो राय नहीं थी कि हमें वतन वापस जाना है, लेकिन अपनी मां कुलसूम नवाज को इस हालत में छोड़कर आना सबसे मुश्किल फैसला था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मेरे वालिद साहब ने कहा मैं वापस जाऊंगा, तुम यहीं रुक जाओ। तो मैंने इन्हें कहा कि आप ये वालिदैन बनकर सोच रहे हैं, आपको नवाज शरीफ बनकर सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कभी कोई आप पर ही उंगली उठाए कि आप खुद आ गए थे और बेटी चूंकि आपकी कमजोरी है इसलिए इसको छोड़ाए। अब चूंकि फैसला कुन मरहला है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। ये गुड़िया से मरियम तक का सफर था। मरियम नवाज का कहना था कि मुझे मजबूत बनाने में ज्यादा असर इन 4 सालों का है जो मैंने मियां साहब के साथ वजीर आजम हाउस में गुजारे। मैं बहुत ही शाइस्ता और नर्मो नाजुक सी मरियम थी। फिर मैंने देखना शुरू किया कि एक मुंतखब वजीर आजम जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, इनके साथ क्या सलूक होता है। गौर करना, समझना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये कितना गलत है। खास तौर पर जब रिजेक्टेड की ट्वीट आ गई, मुझे एहसास हुआ कि हर किसी की तरफ से निशाना बनाए जाने के लिए वजीर आजम सबसे आसान हदफ होता है। जो इल्जाम आप किसी पर नहीं लगा सकते, वजीर आजम पर लगा दो। अवाम कतारों में लगकर अपने नुमाइंदे को वोट देते हैं। मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क की बागडोर दी जाती है, लेकिन मुल्क को इनके अलावा बाकी सब लोग चलाते हैं। हर मौके पर इसकी तजलील और तज़हीक की जाती है और इससे ये तवक्को की जाती है कि वो जवाब में कुछ ना बोले, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो गद्दार है। मुझे याद है कि रिजेक्टेड की ट्वीट के बाद मियां साहब ने कहा था मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा हो, क्योंकि नवाज शरीफ की नहीं अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे वजीर आजम और PM ऑफिस की तौहीन हुई है। उन्होंने मजीद कहा मैंने देखा कि किस तरह ओहदों में तोसी के लिए मियां साहब पर दबाव डाला गया, किस तरह डॉन लीक्स हुई और इसमें परवेज रशीद और तारिक फातमी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, किस तरह एक झूठी कहानी घड़ी गई, किस तरह इस मनगढ़ंत कहानी को घड़ने वालों ने पूरा इल्जाम इलेक्टेड वजीर आजम और हुकूमत पर डाल दिया। आसमा शराजी ने सवाल किया आपका नाम डॉन लीक्स में कैसे आया। इस पर मरियम नवाज ने कहा पूरी दुनिया जानती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं बैठ सकता। मेरे पास पार्टी या हुकूमत का कोई ओहदा नहीं था और ना ही मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर थी। मैं इस इजलास में थी ही नहीं, तो मुझे कैसे इल्म होगा कि इस इजलास में क्या हुआ था। मरियम नवाज ने कहा कि जिस दिन अखबार में डॉन लीक्स के हवाले से सिरिल मेडा का कालम छपा तो मुझे इस कालम से पता चला कि क्या हुआ है। मैं वो कालम मियां साहब के पास लेकर गई और पूछा कि क्या ये सब कुछ हुआ था, तो इस पर वो खामोश रहे। रियासती अमूर की बातें उन्होंने कभी घर आकर नहीं की थी। वो एक जिम्मेदार वजीर आजम थे और इन्हें इल्म था कि जो हसास मामलात और तफसीलात हैं वो घर वालों से भी शेयर नहीं करनी। मेरा डॉन लीक्स से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था। डॉन लीक्स कोई लीक्स नहीं थी, पनामा की तरह की खुद साख्ता कहानी थी जिसका मकसद वजीर आजम पर तौसी के लिए प्रेशर डालना था। तो जिन्होंने डॉन लीक्स बनाई उन्होंने सोचा कि जो भी किसी गैर आईनी काम में रुकावट बन रहा है इसको इबरत का निशान बना दिया जाए। जब पूछा गया कि जनरल राहिल शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के दौरान जब वजीर आजम पर प्रेशर था तो आपको टारगेट बनाकर इन पर प्रेशर डाला गया या इनको टारगेट बनाया गया, इसके जवाब में मरियम ने कहा कि हम दोनों ही टारगेट थे। मैं तो शायद इसलिए टारगेट बनी क्योंकि मैंने मियां साहब को अकेले नहीं छोड़ा। इनको एक ऐसा साथी मिल गया जिसने इन्हें कहा कि आप ठीक हैं और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, आप खुद या आपकी फैमिली नुकसान उठा ले, लेकिन ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे आइन में गलत मिसाल बने। तब मैं मियां साहब के लिए इनका सोशल मीडिया हैंडल करती थी और वजीर आजम पर जाती हमलों का जवाब देती थी। मैंने हमेशा इनका दिफा किया लेकिन कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया। तो मुखालफिन को लगा शायद मैं इनके लिए रुकावट हूं और जो चीजें आराम से चल सकती थी मेरी वजह से नहीं हो रही, इसलिए मुझे भी निशाना बनाया गया। अगर कोई वजीर आजम ये कह दे कि ये कदम गैर कानूनी या गैर आईनी है तो इसको घुटनों पर ले आते हैं। इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होता, इस पर फतवे लग जाते हैं। इससे बड़ा करप्ट कोई नहीं होता। हर इलेक्टेड वजीर आजम के साथ यही होता है कि इसे गद्दार बना दो, फतवे लगा दो, इंडिया का दोस्त और करप्ट बना दो। पनामा और JIT के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में मरियम ने कहा कि जब डॉन लीक्स का कोई असर नहीं हुआ तो पनामा लीक्स को हवा दी गई।
پاکستان میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں، انہیں جس مسئلے کو اٹھانے کی ہدایت ملتی ہے وہ اٹھا لیتی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ لٹکا دو تو لٹکا دیتی ہیں۔ چند منصف حضرات ایسے بھی ہیں جو اشاروں پر چلتے ہیں، انہیں جو اشارہ ہوا انہوں نے کیا، حقائق دیکھے بغیر فیصلے آئے۔ اگر مجھ پر لگائے الزامات سچے تھے تو سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے میں میرا ذکر کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی گئی، بجائے اس کے کہ شفاف اور قانونی طریقے سے جے آئی ٹی کے ممبران کا انتخاب ہوتا، انہوں نے اپنے من پسند افسران کو واٹس ایپ کالز کی۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے سمجھا رکھا تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ کبھی بھی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک سمیت دیگر اداروں کو واٹس ایپ کالز کی گئیں کہ جو نام آپ کو دے رہے ہیں وہ نام اپنے ناموں کی فہرست میں ڈال کر بھیجیں۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ عوام کے سامنے تو 5-6 متنازع نام آئے، جس کے بعد جے آئی ٹی بدنام ہوئی۔ اس کے علاوہ 40 اور لوگ بھی جے آئی ٹی میں شامل تھے۔ واجد ضیاء صاحب نیب کورٹ میں خود کہہ کر گئے تھے کہ 40 اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ کون ہیں کوئی نہیں جانتا، وہ سب خلائی مخلوق تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹریپ سیٹ کیا ہوا تھا، پاناما یا ڈان لیکس نہ ہوتی تو کوئی تیسری چیز ہو جاتی۔ جب آپ نے کسی سیاستدان کو پھنسانا ہوتا ہے تو خواہ وہ باسط F1 ہو، 58-2B ہو، پاناما یا ڈان لیکس ہو، سنگین غداری ہو، بس بہانے بناتے رہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔